पार्ट 6। आज आगा इब्राहिम की आलीशान महलनुमा कोठी के लॉन में सुबह से ही सब जमा थे। आगा करीम चेहरे पे ढेरों गैस व गजब लिए पुररौनक अंदाज में कुर्सी पे बुरजमान थे। मेहताब ताई फिजार नामा चच्ची करीबी कुर्सियों पे बैठी मानी खैजे से मध्यम सरगोशियां कर रही थी। गुफरान चचा और असद चचा भी पास ही परेशान से बैठे थे। बरामदे के मुख्तसर जीने पे आरजू बैठी थी। घुटनों में प्लेट रखे वो अपनी असली बेनियाजी से टोस्ट पे जेम लगा रही थी। उसके पीछे बरामदे में बिछी कुर्सियों पे बाकी लड़कियां बैठी फुसर फुसर कर रही थी। हसन मुस्तरफ से आखास पे टहल रहा था। बार बार अपने सेल फोन पे कोई नंबर प्रेस करता वो झंझला सा रहा था। वसीम अपने कमरे में था। फवाद आगा जान के बराबर कुर्सी डाले अखबार फैलाई सरसरी सा मुताला कर रहा था। गाये वगाई निगाह उठाकर सबके चेहरे के तासुरात देख लेता। उसके अंदाज में इत्मीनान और सरसरी थी। बस एक मुसर्रत थी जो किचन में कुर्सी पे बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। उनकी सारी जिंदगी की रियासत रायगा गई थी। महमल कल एकेडमी जाने का कहकर बाहर निकली थी और जब शाम तक उसकी वापसी न हुई तो उसका दिल बैठने लगा था। कितनी निकले पढ़ डाले, कितनी दुआएं कर ली, मगर वो वापस न आई। बात छुपने वाली कहाँ थी भला, सबको खबर हो ही गई। आगा जान तो सरब बागैज़ और गज़ब बन गई। थाने जाने की बात की तो फवाद ने उन्हें समझाया कि घर की इज्जत दाव पे लगाने का फ़ायदा थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं। हसन और असद चचा सारी रात उस अस्पताल और मुर्दा खाना और सड़कों पे तलाशते रहे थे, मगर जब 3 बजे के करीब वो नाकाम लौटे तो घर में गोया सब मातम बिछ गई। औरतों की मानी खैस निगाहें, मर्दों की मलामत भरी फिक्रें मुस्तरद को अपने रूम में गड़ते हुए महसूस हुए थे। वो उसी वक्त से रोए चली जा रही थी। कोई सफाई, कोई दवाई नहीं, बस आंख में आंसू और लबों पे एक ही दुआ कि महमल की लाश किसी अस्पताल, किसी नहर नाले से मिल जाए, मगर वो न हो जो उनकी सारी रियासत जाया कर दे। भाग गई किसी के साथ। अरे मैं तो पहले ही कहती थी। सुबह का सूरज शुरू होने लगा था जब तई मेहताब की आवाज़ किचन में सुनाई दी। शक तो मुझे भी यही है, नामा चची ने बुलंद से सरगोशी की। वो सब रात से जाग रही थी। अलबत्ता हसन के अलावा दूसरे लड़के लड़कियां भरपूर नींद लेकर अभी बेदार हुए थे। बस आगाजान एकदम धाड़ी। अंदर किचन में रोती मुसरत ने दहल कर भीगा चेहरा उठाया। सब ने चौंक कर आगाजान को देखा, जिनका सिर को सफेद चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अब अगर वो जिंदा इस दहलीज पर आई तो मैं उसे यही दफन कर दूंगा। सुन लिया सबने? अरे ऐसी बेटियों का तो पैदा होती ही गला घोंट देना चाहिए। इब्राहिम इसको भी साथ लेकर मरता, हमारी इज्जत दावदार करने के लिए छोड़ दिया था। तौबा तौबा, जरूर किसी के साथ चक्कर था। कुरान उठाकर छत पर जाती थी, तौबा इस्तग़फ़ार, ताकि हम उस पर शक न करें। इसीलिए तो मैंने उस दिन कहा था, मगर कोई सुने तो। तय मेहताब को अपना गम याद आया था। मुसरत का दिल डूबता चला गया। तुम मर जाओ महमल, खुदारा मर जाओ, मगर वापस ना आओ। उनका दिल दर्द से चिल्लाया था। आज के बाद इसका नाम कोई इस घर में नहीं लेगा। और अगर आगाजान की बात अधूरी रह गई। किसी ने जोर से गेट पे दस्तक दी थी। सबने चौंक कर गेट को देखा। यहाँ तक कि बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी दोस्त खाती आरजू ने भी सर उठाया था। मुसरत धड़कते दिल के साथ खिड़की में आन खड़ी हुई। सुबह के 7 बजे पहले तो कभी इस तरह दस्तक न हुई थी। हसन, दरवाजा खोलो, असद चचा ने कहा तो हसन ने आगे बढ़कर गेट के छोटे दरवाजे के हैंडल को खोला और पीछे हुआ। दरवाजा खुलता चला गया। एक मरमरी सफेद हाथ दरवाजे पे धरा, फिर चौखट पे अंदर आते सफेद नंगे पांव दिखाई दी। आगाजान बेचैनी से उठ खड़े हुए। बाकी सब भी साथ ही उठे। सबकी नजरें गेट पे जमी थी, जहां छोटे दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हो रही थी। सिया पांव तक आता अबाया और चेहरे की गर्द सख्ते से लिपटा सुरमई स्कार्फ, नंगे पांव सर झुकाए महमल इब्राहिम ने अंदर कदम रखा। हसन, इससे कहो यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। आगाजान जोर से धाड़े थी। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से बेशरम लड़की, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊं। वो जो गर्दन झुकाए अंदर कदम रख रही थी, एकदम सिर उठाकर इतनी बेवकूफी से घुर्राई के लम्हे भर को सब पहुंचकर रह गई। तय मेहताब ने तो शशदर सा होकर मुंह पे हाथ रख लिया। हसन उलझ कर महमल को देख रहा था। फवाद अपनी जगह साख्त रह गया था। वो अब पलट कर गेट खोल रही थी। दूसरे इले में जन से 2 पुलिस मोबाइल से आगे पीछे ड्राइवे पे अंदर आई। खटाखट दरवाजे खोले और सिपाही उतर कर तेजी से इर्द गिर्द फैलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो। बुलंद उम्मिया कहता ड्राइंग सीट का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। यूनिफॉर्म में मलबूस चेहरे पे मध्यम से फातिहाना मुस्कुराहट ले घास पे खड़े उन फत्तर हुए लोगों के करीब आया। ये सब इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि कोई अपनी जगह से नहीं हिल सका। फवाद को ये सबसे पहले होश आया। उसके हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही थी। क्या बकवास है, उसने गुर्रा कर हाथ पीछे करने जाए।
इस बकवास में लिखा है कि तुम्हारी जमानत कबल गिरफ्तारी मंसूख हो चुकी है और एक ही तुम्हें फौरी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। हुमायूं दाऊद ने एक कागज उसके चेहरे के सामने लहराया। मसला क्या है ऑफिसर, क्या किया है मेरे बेटे ने? आगा साहब, आपके बेटे ने अपने कजिन। हुमायूं ने एक निगाह महमल पे डाली जो गेट के साथ सीने पे हाथ बांधे खड़ी नफरत भरी नजरों से फवाद को देख रही थी। महमल इब्राहिम को अपनी फंसी हुई फाइल निकलवाने के आवाज एक रात के लिए बेचा और अभी नाश्ता करती वो गालिबन उसी फाइल के अप्रूव होने का इंतजार कर रहे थे। आपको गलत फहमी है सर, मेरा बेटा, आपका बेटा शुमाली इलाका जात की लड़कियों के अगवा और खरीद और फरोख्त में मुलव्वस है। ये आप भी जानते और हम भी। इस दफा उन्होंने चालाकी की और अपने कजिन का सौदा करके उसे धोखे से मुतलका पार्टी के पास भेजा। अलबत्ता आपकी भतीजी पुलिस की हिफाजत में ही रही क्योंकि वो सब पुलिस के प्लान के तहत था। आगा फवाद गैंग को मंजर आम पर न लाने के लिए चाल तो अच्छी चली मगर हर चाल कामयाब नहीं होती। महमल का इस एएसपी से चक्कर था। फवाद खामोशी से सुनकर बहुत आराम से बोला, मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। अब अपनी करतूत पे पर्दा डालने के लिए मुझे फंसा रहे ताकि खामोश हो जाए। वो फट पड़ी थी। एक लफ्ज भी आपने मेरे मुतल्लिक कहा तो मैं आपका मुंह नोच लूंगी। आपने मेरे साथ क्या किया आपको अंदाजा है? अरे क्या चुप रहे, मैं बताती हूँ। तय मेहताब जैसे होश में आई थी, एकदम सीने पे हाथ मारती सामने आई। सारा फसाद इसी लड़की का मचाया हुआ है। ये मेरे बेटे को फंसा रही है ताकि इसके अपने करतूत न खुले। आगा साहब, उन्होंने दाई तलब नजरों से आगाजान को देखा और इधर उधर गर्दन घुमाई। सब खामोश खड़े थे, किसी ने हाय आना न की। लड़की का नाम महमल इब्राहिम है। हुमायूं ने मोबाइल का बटन दबाकर उनके सामने किया। स्पीकर से आवाज गूंजने लगी, फवाद की आवाज जो बिना दिक्कत पहचानी जाती थी। 3 तारीख हफ्ते की शाम वो आपके पास होगी। मासूम, अनछुई और नौजवान है, आपकी डिमांड पे पूरी उतरती है। और एक कहीं कहा। महमल का अपना चेहरा तमतमाता हुआ महसूस हुआ। जरा सा वक्फे से मुख्तलिफ आवाजें गूंजी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। फवाद भाई, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए ना, तो जैसे वो कहीं करती जाओ। बस एक रात की तो बात है, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। हुमायूं ने बटन दबाया और मोबाइल नीचे किया। फवाद ने सर झटका। ऑडियो कानून की अदालत में काबिल कबूल नहीं होता एएसपी साहब। घर की अदालत में तो होता है। और वो ठीक कह रहा था। उन सबको सांप सूंघ गया था। हर शख्स अपनी जगह साफ तो मुतासिब खड़ा था। देख लूंगा मैं, एक केक को देख लूंगा। फिलहाल तो तुम्हें एक लंबे अरसे तक जेल की दीवारों को देखना होगा। इसी दिन के लिए हसन एकदम तेजी से सामने आया। इसी दिन के लिए कहता था कि इससे दूर रहो। सारी दुनिया जानती है किस कमाश का आदमी लड़कियों का कारोबार करता है, इसीलिए तुम्हें मना करता था। मुझे मना कर सकते थे, इसके हाथ नहीं तोड़ सकते थे? मेरी जगह अपनी बहन होती तो भी कुछ न करते। वो जवाबन ऐसे तड़क कर बोली कि हसन खड़ा का खड़ा रह गया। महमल कभी ऐसे न बोली थी। महमल, मैं मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए, आप सब एक से हैं। उसने मुंह फेर लिया था। तभी उसने बरामदे के स्टोन के साथ निराल से मुसरत को देखा जो जाने कब उधर आ खड़ी हुई थी। उनके करीब बरामदे के सीढ़ी पे बैठी आरज़ू बिना पलक झपके महबूब सी उस मगरूर वजह से एसपी को देख रही थी। तो उसका टुकड़ा उसके हाथ में रह गया था। आगा साहब, उन्हें रोके, ये मेरे बेटे को किधर ले जा रहे हैं? वो फवाद को ले जाने लगे तो ताहिर मेहताब आगाजान का बाजू झंझोड़ के रो पड़ी थी। आगाजान चुप खड़े थे। बिलाखिर गुफरान चचा आगे बढ़े। भाभी बेगम, हौसला करें, इंशाअल्लाह फवाद शाम तक घर पे होगा। उनकी बात पे हुमायूं ने इस्तेज़ा सर झटका और पलटा। 1 मिनट एसपी साहब। आगाजान ठहरे हुए अंदाज में खातिब हुए थे, चौंक कर पलटा। ये लड़की रात बाहर गुजार रही है। हम शरीफ लोग हैं, इसको कबूल नहीं कर सकते। आप इसे भी भले साथ ही ले जाएं। महमल साख्त रह गई। उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। वाकई, हुमायूं ने आबरू उठाई। बरामदे की सतोन से लगी मुस्तरद के आंसू फिर से उबल पड़े। जी वाकई, उनके चबाकर कहने पे मुस्कुराया। ठीक है महमल बीबी, थाने चलिए। आप सुल्तानी गवाही दें और फवाद करीम को सारी उम्र जेल में सड़ते देखिए। मैंने तो चाहा था घर की बात घर में रह जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारी दुनिया को इल्म हो कि फवाद ने घर की बच्ची का सौदा किया तो ठीक है, हम इस सुल्तानी गवाह को साथ ले चलते हैं। न आप इस बच्ची को समझा बुझाकर राजी करके चुप करा सकेंगे, नहीं फवाद कभी बाहर आएगा। चलो महमल। अरे नहीं एसपी साहब, महमल हमारी बच्ची है। भाई साहब बस ये नाराज है। हमें यकीन है कि पुलिस की हिफाजत में रही है, इज्जत से घर आई है। गुफरान चचा ने बौखला कर बात संभाली।
न भी यकीन करें, फिर भी महमल को हमने मस्जिद भिजवाया था। औरतों की मस्जिद है, मेरी बहन उधर पढ़ाती है। उसने आगा साहब को बगौर देखते हुए बहन पे जोर दिया और एक सख्त नजर डालकर पलट गया। वो अभी तक वैसे ही सख्त और शशंतर खड़ी थी, जैसे उसे आगाजान के अल्फाज का अभी तक यकीन नहीं आया था। गाड़ियां गेट से बाहर निकल गई। इरफान चचा मोबाइल पे कोई नंबर मिलाने लगी। ताई मेहताब जोर जोर से रोने लगी। ये सारा इसी मनहूस का किया धरा है। इसे घर से निकालिए आगा साहब, कम बखत ने मेरे बच्चे को फंसा दिया है। अपने बाप के साथ क्यों नहीं मर गई? वो जारियाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़े, मगर हसन दरमियान में आ गया। क्या करिए आप ताई अम्मा? उनके दोनों हाथों को गिरफ्त में ले उसने बमुश्किल उन्हें पास रखा। भला एक लड़की के कहने पर फवाद करीम जैसे असर और रुसक वाले शख्स के अरेस्ट वारंट बन सकते हैं? ये झूठ बकती है, मैं इसे जान से मार दूंगी। महमल अंदर जाओ, फिजा चची ने आहिस्ता से कहा तो चौंकी, फिर अंदर की तरफ दौड़ी। फिजा और नामानी वाली खैस निगाह से एक दूसरे की तरफ देखा। आगा जान ड्राइवर की तरफ बढ़ गई। ताई अम्मा अभी तक हसन के बाजू में रो चीख रही थी। वो भागती बरामदे के सर पे रुकी, सतून से लगी खड़ी मुसरत ने मुंह फेर लिया। उसे धक्का सा लगा। अम्मा, उसकी आंखों में मिर्ची चुभने लगी। ए महमल, आरजू ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो जरा सा चौंकी। ए हैंडसम ऑफिसर कौन था? ये हिमायू था, हिमायू दाऊद। ओह नाइस मैन, किधर रहता है? जहन्नम में। एड्रेस चाहिए? वो जैर खंत हुई तो आरजू ने बुरा सा मुंह बनाया। महमल उसका हाथ झटककर एक शिकवा के निगाह माँ पे डालती अंदर भागती गई। हिमायू दाऊद। आरजू जेरे लब मुस्कुराई और फिर टोस्ट खाने लगी। घर में अगले कई रोज तक खामोशी छाई रही। बस एक हसन था जो हरदम हर एक के सामने उसका दिफा करता नजर आता। अगर महमल की जगह आरजू होती तो भी आप यही कहते चची? वो नामा की किसी बात पे भड़क कर बोला तो वो जो सर मुंह लपेटे अंदर पड़ी थी झटके से उठी और तेजी से बाहर आई। आपको कोई जरूरत नहीं है हर एक के सामने मेरी सफाई देने की। वो लॉन्च में आकर एकदम चिल्लाकर बोली तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। मगर महमल, अगर इन लोगों ने मुझे यूं पूरे खानदान में बेइज्जत करना है तो ठीक है। अगर इज्जत एक दफा चली गई तो मैं किस इज्जत को बचाने के लिए कोर्ट में चुप रहूंगी? मैं भी बड़ी अदालत में सारे शहर को बताऊंगी। सुन लें आप। अपने पीछे धाड़ से दरवाजा बंद करके उसने फिर से खुद को कमरे में कैद कर लिया। अंदर मुसरत बिस्तर की चादर दुरुस्त कर रही थी। उसे आते देखकर लम्हे भर को सर उठाया, फिर वापस काम में मसरूफ हो गई। आप भी मुझसे नाराज हैं अम्मा? मुसरत खामोशी से तकिए पे गिलाफ चढ़ाती रही। अम्मा, उसकी आंखों की गोशे भीगने लगी। वो तकिए दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने क्या किया है अम्मा? वो रो पड़ी थी। दरवाजे की तरफ बढ़ती मुसरत ने गर्दन मोड़ी। तुमने अच्छा नहीं किया महमल, बहुत दिनों बाद उससे बोली थी। अम्मा, वो तड़प कर उनके करीब आई। फवाद भाई ने मुझे फंक्शन का कहकर, मुझे पता है मगर यकीन नहीं है फिर बात क्यों नहीं करते मुझसे? मैं बरसों इनकी खिदमत करती रही, शायद कभी हमें कुछ इज्जत दे, मगर मेरी बेटी इन्हीं के बेटे से पकड़वा के उसके खिलाफ कोर्ट कचहरी में गवाही देती फिरे। पहली जिंदगी कम मुश्किल थी महमल, जो तुमने मजीद मुश्किल बना दिए। वो थकी थकी सी पलट गई और नम आंखों से उन्हें जाते हुए देखती रही। एक गलत कदम उसे यहाँ ला पहुंचाएगा उसने कभी सोचा भी न था। फिर कितने ही दिनों मातम करती रही। उसके पास रोने को बहुत कुछ था। फिर कई दिनों बाद उसे उस अबाया, स्कार्फ और मर्दाना शलवार कमीज का ख्याल आया तो दोनों को अलग अलग शॉपर्स में डालकर फरिश्ते को वापस करने निकली। कोई ज़रूरत नहीं है हिमायू दाऊद के मुंह लगने की, फरिश्ते को दे दूंगी, वही आगे पहुंचा देगी, उसने सोचा था। बस स्टॉप का बेंच अब वो हैरान होता था। वो सियाह फार्म लड़की मुड़कर कभी वापस न आई थी। जाने कौन थी, कहाँ चली गई, वो अक्सर सोचती रह जाती। बस से उतरकर उसने सड़क पे खड़े गर्दन ऊंची करके देखा। वो दोनों इमारतें साथ साथ थी। हिमायू दाऊद का बंगला सब्ज बेलों से ढका था और साथ मौजूद ऊंचे सतूनों वाली सफेद इमारत कोई इंस्टीट्यूट था शायद। कोई ज़रूरत नहीं उस फजूल इंसान का दरवाज़ा खटखटाने की। मैं मस्जिद में ही चली जाती हूँ। मस्जिद के सियाह गेट के सामने आई। गेट का सियाह लोहा चमक रहा था। उसे इस चमकते लोहे में अपना अक्स दिखाई दिया। ब्लू जींस के ऊपर घुटनों तक आता कुर्ता, गर्दन से लिपटा दुपट्टा, ऊंची पूरी पोनी टेल बांधे, माथे पे बल डाले अपने मखसूस हुलिये में थी। गेट के उस तरफ एक बोर्ड लिखा था जिसको पहले न देख सकी थी। उस पे वाजिया लिखा था, मर्दों का दाखिला ममनू है। साथ बावर्ती गार्ड बैठा था। उसने गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। बड़ा सा सरसब्ज लॉन, सामने सफेद संगे मरमर का चमकता बरामदे के कोने में रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़ी लड़की जो सियाह अबाया के ऊपर सुरमई स्कार्फ में मलबूस फोन कान से लगाए हुए गुफ्तगू थी। सामने से सफेद शलवार कमीज में मलबूस एक लड़की चली आ रही थी। उसने अनाबी स्कार्फ ले रखा था जैसे यूनिफॉर्म हो। महमल के करीब से गुजरते उसने मुस्कुराकर अस्सलाम वालेकुम कहा। जी, वो चौंकी। वो लड़की मुस्कुराकर उसके पास से गुजर कर चली गई। हैं? उसने मुझे सलाम क्यों किया?
क्या मुझे जानती है? ओलझ ही रही थी कि रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हेल्प यू? जी, मुझे फरिश्ते से मिलना है। वो डेस्क के करीब आई। फरिश्तेबाजी क्लास में होंगी, अंदर कॉरिडोर में, राइट पे, फर्स्ट डोर। अच्छा। वो इधर उधर देखती संगमरमर के चमकते फर्श पे चलती चली जा रही थी। कॉरिडोर में पहले खुले दरवाजे पे रुकी। अंदर से फरिश्ते की मजबूत मगर खूबसूरत आवाज आ रही थी। मरतईन से मुराद बनी इसराइल में होने वाला 2 मरतबा का फसाद है। मुफस्सिर के मुताबिक पहली दफा से मुराद ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल, जबकि दूसरी दफा से ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश मुराद है। उसने खुले दरवाजे से अंदर गर्दन की, सामने बने प्लेटफॉर्म की कुर्सी पे बैठी, अपने आगे मेज पे किताब खोले मसरूफ सी पढ़ा रही थी। उसके सामने कतार दर कतार लड़कियां कुर्सी पे बैठी थी। अनब स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर और तेजी से लिखते कलम। वो वापस पलट गई। बरामदे में रिसेप्शन डेस्क के सामने दीवार से लगी कॉच पे बैठकर वक्त काटना उसे बेहतर लगा। सो कितनी देर और टांग पे टांग रखे बैठी, पाँव झिलाती, च्युइंगम चबाते हुए तनकीदी निगाहों से इर्द गिर्द गुजरती लड़कियों का जायजा लेती रही। वहाँ एक मुनज़्ज़म सी चहल पहल हमावक्त हो रही थी। वो जैसे कोई और ही दुनिया थी। यूनिफॉर्म में मलबूस इधर उधर तेजी से आती जाती लड़कियाँ, वहाँ हर तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी। स्टूडेंट्स की सफ़ेद शलवार कमीज और ऊपर किसी रंग का स्कार्फ था, जबकि तमाम टीचर्स और ऑफिशियल्स के सी अबाए और सुरमई स्कार्फ थे। उनके अबाए और स्कार्फ लेने का अंदाज बेहद नफीस था। बहुत पुरएतिमाद, एक्टिव और मसरूफ सी लड़कियाँ, जैसी वो अलग सी दुनिया वो लड़कियाँ ही चला रही थी। कुछ था इस मस्जिद में जो महमल को कहीं और नजर नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम, अगर आप बोर हो रही है तो इसका मुताला कर लें। श्योर, उसने शान उचकाकर रिसेप्शनिस्ट के हाथ से उदबेस किताब ली। चंद सफ़े पलटते उसे बेख्तियार वो शाम याद आई जब आगा जान ने टेरिस पे उससे वो सियाचिंद वाला मसहफ छीना था। वो कुरान की सादा ट्रांसलेशन थी। वो यूं ही दरमियान से खोलकर पढ़ने लगी। और उसने ही गनी किया और मालदार बनाया है, और वही है जो सितारे का रब है। और बिलाशबा उसने ही पहली कौम आद को हिलाक किया और कौम समूद को भी, फिर कुछ बाकी न छोड़ा और उनसे पहले कौम लूत को भी। बिलाशबा ये सब इंतहाई जालिम और सरकश लोग थे, और उसने पलटा उल्टी हुई बस्तियों को, फिर उन पर छा गया जो छाना था। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों पे झगड़ोगे? ये तो तंबिया थी, पहले तंबियात में से आने वाली करीब आ गई। अल्लाह के अलावा कोई जाहिर करने वाला नहीं, तो क्या तुम इस कुरान से ताज्जुब करते हो और हंसते हो, रोते नहीं और तुम खेल तमाशा कर रहे हो? महमल, अरे वो जो बिल्कुल खोकर पढ़ती चली जा रही थी, बुरी तरह चौंकी। सामने फरिश्ते खड़ी थी। उसने कुरान बंद किया और मेज पर रखकर खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? फरिश्ते उसके गले लगकर अलग हुए और उसे शाना से थाम कर मुस्कुरा कर देखा। वो मेमल से 2 इंच लंबी थी, शफाफ सफ़ेद चेहरा, सुरमई स्कार्फ में मुक़ीद, और वो कांच सी भूरी आंखें जो किसी से बहुत मिलती थी। ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। घर में सब ठीक है? जी। उसने निगाहें झुकाई और बहुत सी नमी अपने अंदर उतारी। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी चीज़ें थी मेरे पास। उसने शॉपर ऊपर किया। मैं समझी तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई हो। हंसी और शॉपर ले लिया। कोई तकल्लुफ़ नहीं, बहुत खालिस सा अंदाज, सच्चा खालिस। लेकिन अगर तुम ये रखना चाहो तो। नहीं, मैं ये अबाया वगैरह नहीं लेती। नो प्रॉब्लम, नहीं, बहुत शुक्रिया। वो कुछ दिली से मुस्कुराई तो महमल को अच्छा लगा। बहुत मजहबी लोग उम्मन इतने संजीदा सख्त नजर आते हैं कि जैसे एक वही नेक मोमिन हो और बाकी सब गुनाहगार काफिर। उसे ऐसे लोगों से शदीद चिढ़ होती थी जिनके सामने उसे लगे कि मुझे बहुत गुनहगार समझ रहा है। मगर फरिश्ते और उसकी मस्जिद की लड़कियां उस रिवायती इमेज से बहुत मुख्तलिफ थी। ये उनका है। उसने दूसरा शॉपर सामने किया। हिमायूं का? जी। अच्छा, हिमायूं कभी शहर में होता है? कभी नहीं। मेरा उससे सच को कांटेक्ट नहीं रहता, मैं भूल भी जाती हूँ बहुत। अगर तुम्हें उसके चौकीदार को दे दे तो पहुंचा देगा। फरिश्ते, उन्होंने आपको अपने और फवाद भाई की डील के बारे में बताया था? डील नहीं, वो दरअसल आगा फवाद से बहुत तंग था और उसे उसके गैंग की किसी लड़की के जरिए पकड़ना चाहता था। वो गैंग की लड़की तवक्का कर रहे, तो आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं उनकी कजिन हूँ? तुमने खुद बताया था जब हम प्रेयर हॉल में तहज्जुद पढ़ रहे थे। ओह, कई दिन की उलझन सुलझ गई। मैं तो गैंग की लड़की नहीं थी। फिर उन्होंने फवाद भाई को कैसे अरेस्ट कर लिया?
ये तो तुम हुमायूं से पूछना, मेरी तो अरसे से बात नहीं हुई। ठीक, 2 बजने को ये फरिश्ते, मैं फिर आऊंगी। और वो सोच रही थी कि उसका हुमायूं से ज्यादा राब्ता नहीं रहता, मगर उसे फवाद के केस की हर बात मालूम थी। अजीब बात थी। और मैं दुआ करूंगी कि तुम कभी हमारे साथ आकर कुरान पढ़ो। मालूम नहीं, शायद मैं कुछ अरसे तक इंग्लैंड चली जाऊं। ओह, फरिश्ते के चेहरे पे साय लहराया। आपकी मस्जिद में कुरान पढ़ाते हैं? हाँ, ये दरअसल एक इस्लामिक स्कूल है। मैं चलती हूँ। वो उसे लॉन तक छोड़ने आई। तुम्हें कभी किसी ने इस किताब की तरफ नहीं बुलाया महमल? जाते समय उससे पूछा तो उसके कदम बढ़ते कदम रुक गए। यादों के पर्दे एक सियाफाम चेहरा लहराया था। बुलाया था, मगर मैंने दिल का इंतखाब किया, मैं खुश थी। उसने कहा, ये किताब सहर कर देती है और मुझे मशहूर होने से डर लगता था। किताब सहर नहीं करती, पढ़ने वाला खुद को सहरज़दा महसूस करता है। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत है। लफ्जों को अलग अलग परखना सीखो, वरना जिंदगी की समझ नहीं आएगी। फरिश्ते चले गई और वो शापर उठाई खुद को घसीटती बाहर निकली। साथ वाले गेट में अंदर जाती गाड़ी लम्हे भर को रुकी। शीशा नीचे हुआ, सर पे कैप और वजिया, चेहरे पे डार्क ग्लासेस लगा हुमायूं ने उसे देखा था, जो गेट के सामने खड़ी आंखें सकोड़े उसे ही देख रही थी। वो चौकीदार को कुछ कहकर गाड़ी जन से अंदर ले गया। चौकीदार भागता उसके करीब आया। साहब कह रहा है कि आपको अंदर रूम में बिठाए, वो आता है। तुम्हारे साहब ने सोचा भी कैसे कि मैं उससे मिलने आई हूँ? माय फुट, ये पकड़ो और अपने साहब के मुंह पे मारना। उससे से उसकी आवाज बुलंद होने लगी। सारा किया दर शख्स का था। उसे उस पे बेतरह गुस्सा आया तो उसने शापर उसे थमाया। उसी पल वो कैप हाथ में लेते जिसे चलता उन तक आया। खान, गेट बंद कर दो और बतौर से कहो चाय पानी का बंदोबस्त करे, मेहमान है और आप प्लीज अंदर आ जाए। शाइस्ता हमवार लहजा वो कतन मुख्तलिफ लग रहा था। मुझे अंदर आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आगा फवाद के बाहर आने की खबर सुनने का तो होगा। और मुतब्जब सी सोचती रह गई। तो हुमायूं ने मुस्कुराकर सर झटकते रास्ता छोड़ दिया। दिन की रोशनी में उसका लॉन्च इतना ही नफीस था जितना उस रात लगा था। ऊंची दीवार के खिड़कियों के हल्के से ग्रीन पर्दे निफासत से बंधे थे। सुनहरी रोशनी छिन कर अंदर आ रही थी। कोनों में बड़े बड़े मुगले अंदर उसके सुनहरी गमलों में लगे पौधे बहुत तरोताजा लग रहे थे। बैठिए, वो हाथ से इशारा करता सामने सोफे पे बैठा। उसके चेहरे पे खिड़की से रोशनी सीधी पड़ रही थी। थैंक यू। वो जरा तकल्लुफ से बैठी। उसका सोफा अंधेरे में था। हुमायूं को उसका वजूद भी उस तारीकी का हिस्सा लगा था। आपने जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए। डर गई है? वो टांग पे टांग रखे टेक लगाए महजूज सा मुस्कुराया। मैं डरती नहीं हूँ, बल्कि आपको बेहद नाकाबिल एतबार समझती हूँ। शौक से समझे, मगर मैंने आपका अगवा नहीं किया। आप कोर्ट में मेरे खिलाफ बयान नहीं दे सकते। आपको किसने कहा कि मैं आपके खिलाफ बयान दे रही हूँ? आपकी ताया ने। महमल ने खामोशी से उसका चेहरा देखा। बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। वो कह रहे थे कि आप कोर्ट में बयान देंगे कि मैंने आपको जज बेजा में रखा और यकीनन वो आप पर इसके लिए दबाव डालेंगे। आपको क्यों लगा कि उन्हें मुझ पर दबाव डालना पड़ेगा? वो आप मुतमईन से टांग पे टांग रखे पाँव झिला रही थी। अंदाज में हल्का सा तंज था। हुमायूं जरा चौंक कर सीधा हुआ। क्या मतलब? जज बेजा में तो आपने मुझे रखा था एएसपी साहब। इस महमल इब्राहिम, इतनी आसानी से इतने बड़े बयान नहीं दिए जा सकते। हालांकि आप जानती कि मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? अगर आप मुझे घर जाने देते तो मैं बदनाम न होती। पहले आप बेहोश हुए, हालांकि उस वक्त आप एक एएसपी की तहवील में थी, हिमाई दाऊद की नहीं। अगर आप मस्जिद की छत न फैलाते तो मैं आपका बयान लेकर रात में आपको अकेले घर छोड़ा था। मुझे कमरे में बंद करते वक्त तो आपने किसी बयान का जिक्र नहीं किया था। मुझे कानून मत सिखाएं, वो मेरा तफ्तीश का तरीका था। और आपके उस तरीके में भले कोई बदनाम हो जाए तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। आप उसका दिल चाहे वो जुमले उसके सर पे फोड़ दे। मैम, इस वक्त आपको आपके घर नहीं छोड़ा जा सकता था। हम फवाद को ढील दे रहे थे। मैं जानता था आप मस्जिद गई हैं और फजर से पहले मस्जिद के दरवाजे नहीं खुलते, सो मैं आजान से आपको लेने आया था। मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी। वो पैर पटकती उठी। वो अभी तक तारीकी में थी, जिससे उसके चेहरे के नकुश मध्यम पड़ गए थे। न सुने, मगर मेरा कार्ड रख ले। हो सकता है आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े। उसने कार्ड उसके हाथ में गोया जबरदस्ती रखना चाहा। मुझे जरूरत नहीं है। उसने पकड़ तो लिया, मगर जताना न भूली।
और फिर उसी तरह कार्ड पकड़े बाहर निकल गई और लॉन्च में तन्हा खड़ा रह गया। खिड़की से छिनकर आती रोशनी अभी तक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लाउंज में सब बड़े मौजूद थे और सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महमल, गुफरान चचा ने कदरे राव से पुकारा। आगा जान ने तो उसे देखती मुंह फेर लिया था। उस दिन से उससे मुखातिब नहीं हुई थी। जी, वो नागवारी से रुकी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। व्हाट? गुफरान चचा गजबनाक से उसकी तरफ बढ़े। जी, आपकी फवाद आगा के खिलाफ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? उनके बिल्कुल सामने खड़ी बुलंद आवाज में बदलियाजी से बोली थी। और मुझसे आगे सवाल जवाब मत कीजिएगा, मैं जिधर भी जाऊं मेरी मर्जी। आप लोग होते कौन है मुझसे? चटाख की आवाज के साथ उसके मुंह पे थप्पड़ लगा था और बेख्तियार 2 कदम पीछे आ गया। चेहरे पे हाथ रख के बेयकीनी से गुफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने उसको बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। हाँ कटवाऊंगी, मुझे नहीं रोक सकते आप लोग, वो हलक फाड़ कर चिल्लाई थी। दूसरे इलम में असद चचा उठे और फिर उन दोनों भाइयों ने कुछ न देखा, ताबड़तोड़ उस पे थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। आगाजान बड़े सोफे पे खामोशी से टांग पे टांग चढ़ाए बैठे उसे पीटते देख रहे थे। ताही महताब, नामा और फिजा भी करीब भी बिल्कुल खामोश बैठे थे। सामिया किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी, ऊपर सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वो उसी बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए। उस सोफे पे बेहाल से गिरी चीख चीख कर रो रही थी, मगर उन दोनों ने उसे नहीं छोड़ा। बोल, कटवाएगी पर्चा? वो दोनों बार बार यही पूछते, यहाँ तक निडाल सी महमल में जवाब देने की सख्त न रही तो उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को ठोकर मार कर गुफरान चचा बाहर निकल गई। अम्मी अम्मी, उस सोफे पे गिरी मुंह पे बाजू रखे घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। मुसरत उधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े एक एक करके उठकर बाहर चली गई। सीढ़ियों से लगी तमाशा देखती लड़कियां भी अपने कमरों को बोली, मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम्हारे सबके बच्चे मर जाए, छत गिरे तुम लोगों पे, गर्दन काट दूं मैं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती गुट गुट कर बददुआएं दी जा रही थी। कितनी देर बाद लाउंज का दरवाजा खुला और दिन भर का थका रहा हसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पे डाले टाई की नाटेली करते वो मम्मी मम्मी पुकारता, जरा आगे आया तो एकदम साफ रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफा जिसे ठोकर मारकर अपनी जगह से हटाया गया था, उस पे अजीब तरह से गिरी महमल। बिखरे बाल, चेहरे पे नील, बाजों पे सुर्ख निशान। वो बाजों से आधा चेहरा छुपाई सिसकियों से रो रही थी। वो मुतहद सा कदम आगे आया। महमल, वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था। किसने किया ये सब? मर जाओ तुम, एकदम बाजू हटाकर उसने हसन को देखा, फिर चिल्लाई थी, खुदा करे तुम सब मर जाओ, यतीमों पे जुल्म करते हो, खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाए सबके। महमल, मुझे बताओ ये किसने किया है? मैं? मर जाओ तुम सब, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, फिर एकदम बिलक कर रो दिया। रुट कर लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात के तीसरे पहर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। मध्यम सी चिरचिराहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लाउंज सन्नाटे और तारीकी में डूबा था। वो दुखते जिस्म को जबरदस्ती घसीटती टीवी तक आई, साथ ही फोन स्टैंड रखा था। उसने कॉर्डलेस निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापस आई। मुसरत आज घर पे न थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तो मुसरत घर पे ही थी, मगर शायद उसके जाते उनको कहीं भेज दिया गया था, गालिबन रज़िया फूफू के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पे बैठ गई। लाइट ऑन कर रखी थी। सामने दीवार पे आईना लगा था। उसे अपना अक्स सामने ही दिखाई दे रहा था। लंबे बाल चेहरे के अतराफ में गिरे, सूजे होंठ, माथे और गाल पे सुर्ख से निशान जो नीले पड़ रहे थे। उसने बेख्तियार बाल कानों के पीछे उड़ से। वो कार्ड अभी तक उसके जींस की जेब में था। उसने बड़ा थोड़ा सा वो कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी न गई थी कि चौंकनी से हेलो सुनाई दी। एएसपी साहब, उसकी आवाज लड़खड़ाई। कौन? और चौंका था। मैं महमल। उसे अपनी घमंडी अंदाज याद करके रोना आया। महमल, किधर हो तुम? खैरियत है? वो चुप रही, आंसू उसके चेहरे पे लुढ़कते गए। महमल बोलो। मुझे उन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है। ओह, अब वो चुप हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, अब कैसी हो? मुझे नहीं पता, वो रोने लगी थी। मुझे बताएं, फवाद भाई जेल में है तो सही, मगर शायद जल्दी उसकी जमानत हो जाए। वो लोग अनकरीब तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देने पर उकसाएंगे। फिर मैं क्या करूं? मान जाओ। क्या? उसने बेयकीनी से फोन को देखा। अजीब सरफरा शख्स था। तुम झूठा वादा कर लो कि तुम मेरे खिलाफ बयान दोगी, वरना ये तुम्हें कोर्ट में नहीं पहुंचने देंगे। और कोर्ट में जाकर मुखर जाऊं? हाँ, वहां सब सच बता देना।
और उस धोखे पे मेरा क्या हासिल करेंगे आपको अंदाजा है? तुम उसकी परवाह, आप सब मुझे अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मुझसे कोई सच्ची हमदर्दी नहीं है। जन्नत में खामोशी छाई रही। फिर हुमायूं ने ठक से फोन बंद कर दिया। वो दुखी से फोन हाथ में ले बैठी रह गई।